दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजयजीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 124 में। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। और दोस्तों, साथ ही साथ आप कृपया करके अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें और प्रॉपर नेटवर्क में रहें और अपने पास एक पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस हो उसे आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सके, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एमसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती।
इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, जो है प्लेज, मिशन और विजन। आप सभी से निवेदन है, मेरे साथ आप भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजयजीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश और हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्य, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम करने में किसी भी तरह के चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीके से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपने प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि
हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों के हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। के साथी सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की आलोचना के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय सहित के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। थॉट ऑफ द डे। बुरे वक्त में रखा गया कंधे पर हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही आज के आने वाले स्पीकर, इनके एजुकेशन के बारे में बताऊं तो इन्होंने बीए बीएड किया है और अपने तहसील में 125 सैटरडे सेशन लगातार किया है, नॉन स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही साथ अपने लोगों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑर्गेनिक खेती कैसे करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में किस प्रकार की जानकारी किस तरीके सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया और लोगों को प्रेरित किया। और सो लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम इगतपुर तहसील, महाराष्ट्र स्टेट, नारी शक्ति ऑफ एमसीएल, मिसेस रेशमा गणेश तरे। ओवर टू यू मैम। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज 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 हम ऐसे व्यक्ति की जानकारी व्यक्ति की जानकारी है। उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक कार्य में समर्पित किया है। वह है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिवगम में हुआ था। उनका शिक्षण इलेक्ट्रिक इंजीनियर और उन्होंने कंप्यूटर साइंस में एमए की है। वह इंफोसिस कंपनी की फाउंडेशन मेंबर है। उन्होंने 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना की और आज तक वे इंफोसिस फाउंडेशन की ट्रस्टी है। उनका मानना है कि कंपनी निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं है। कंपनी स्थापन करने की शुरुआत में उन्होंने अपने पति के साथ शुरुआत की। सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग कंपनी में पहली महिला इंजीनियर बनी। उन्होंने कंपनी के डेवलपमेंट के रूप में शामिल हुए। उन्हें टाटा समूह में पहली महिला इंजीनियर बनी। उन्होंने इस कंपनी में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने इस फाउंडेशन के माध्यम से कई सामाजिक कार्य किया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऐसे कई क्षेत्रों में काम किया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। उनका मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति का अधिकार है और वह उनको मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने 50,000 से अधिक पुस्तकालय स्थापन किए हैं और उन्होंने कई 16,000 शौचालय बनवाए हैं। बाढ़ जैसे क्षेत्र में उन्होंने लोगों के लिए 2,300 घरें बनवाए हैं। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र, कला, सांस्कृतिक, ग्रामीण जैसे क्षेत्र में अपना योगदान दिया है।
उनके इस कार्य को देखकर भारत सरकार ने उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए हैं। उनमें से राजलक्ष्मी पुरस्कार उनको दिया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, इनके माध्यम से उन्होंने उनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखे हैं। उनमें से 92 किताबें उन्होंने लिखे हैं। उनमें से 30,000 टाके, यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। उनकी इस जीवन चरित्र को देखकर हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा के द्वारा हम अपने समाज में रचनात्मक बदलाव ला सकते हैं। और और मैं यहाँ मेरी कहानी को विराम देती हूँ। हमारे अगले स्पीकर है अरविंद विठ्ठल साबळे सर, तालुका तोसा, जिला अमरावती। उनका शिक्षण है बीएससी एग्री। उन्होंने 400 से अधिक गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। तो मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद रेशमा मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बढ़ते हैं आगे की प्रस्तुति की ओर। आज का हमारा टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट। दोस्तों, पानी हमारे जीवन में बहुत अहम है। पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। हमें इसलिए कहा जाता है कि पानी है तो हम आगे जी सकते हैं, जैसे जल है तो कल है। इसलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि भारत में ऐसे कुछ गांव हैं कि जहाँ पे हर साल अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है। इसलिए दोस्तों, वहां पे हमें जो भी कुछ करना है, वहां की वाटर मैनेजमेंट को अगर हम प्रैक्टिस में लाए, वाटर मैनेजमेंट की जब प्रैक्टिस अगर हम करें, तो वहां पे अच्छे से काम हो सकता है। और हम वहां पे वाटरशेड की जो काम है उसको हम अच्छे से करें, और वो हम इस वाटरशेड के काम करते हुए हम वहां के गांव को हम सुजलाम सुफलाम करें। नेक्स्ट, वाटरशेड क्या है, हम ये थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। ये वाटरशेड एक नेचुरल जियोग्राफिकल एरिया है। वहां का जो पानी है वो एक जगह पे एक नाले से आता है, और वो हम स्टोर करके वहां पे प्रॉपर वाटरशेड मैनेजमेंट करते हैं, और वहां पे फिर उस एरिया को वाटर अवेलेबिलिटी देते हैं। और वहां पे फिर जो भी पानी आता है उसको हम धीरे धीरे रोकना सिखाते हैं। इसलिए हम वहां पे आगे जाके जो बाढ़ आता है उसको भी हम बहुत हद तक रोकते हैं। और वहाँ की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे वाटरशेड के काम से बहुत हद तक मदद होती है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम प्रिजर्व करते हैं, और वहाँ की जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको भी हम बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, दोस्तों, वाटरशेड एक जल विज्ञान है। इसमें हम अगर काम करना है तो इसको 3 स्तर में हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे अपलैंड, मिडल लैंड, लोअर लैंड। और जो भी चीजें हम वाटरशेड के जो काम करते हैं उसको हम अपर साइड पे जो काम होता है उसका इफेक्ट डाउन स्ट्रीम पे होता है। और ये वाटरशेड के काम से जल संधारण और मृदा संधारण का अच्छे से काम होता है। और हम जो भी काम करते हैं वहां पे नेचुरल रिसोर्स को प्रमोट करते हैं, और जिससे हम काम करते समय वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनका पार्टिसिपेशन बहुत हद तक लेते हैं। और हम वाटरशेड को रिच टू वैल्यू इस कंसेप्ट से ही करते हैं। नेक्स्ट, वाटरशेड का कम शेड के जो ऑब्जेक्टिव है वो है मृदा और जल संधारण। और वहां पे जो हम देखते हैं भारत में ऐसे भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत बहुत हद तक हुआ है, और वहाँ की जमीन बंजर हो चुकी है। इसलिए वाटरशेड में हम जो भी काम करते हैं वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत हद तक कम होता है। और जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत आती है, समर में जो पानी बहुत कम आता है, वहाँ पे ग्राउंड टेबल जो है वहाँ की वो भी बहुत इम्प्रूव होती है। और जो पानी
स्पीड से बहता है, उस कारण वहां पे डिग्रेडेशन होता है सॉइल का, वो भी कम करते हैं। और स्पीड से कामी पानी कम करने से वहां पे जो बाढ़ है उसको भी हम बहुत हद तक रोकते हैं। बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और वो रेन वाटर का अच्छे से इस्तेमाल करके हम वहां पे अच्छे से फसल भी दे सकते हैं। और वहाँ पे विजिटिव ग्रोथ जो है उसको हम बढ़ा के वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। और वहाँ पे लोगों को हम काम में उनको हम उनका यूज करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन में यूज करते हैं, इसलिए उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। तो इस कारण कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन बहुत हद तक बढ़ता है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि वहाँ की निरंतर इकोसिस्टम डेवलप हो। नेक्स्ट, वाटरशेड में हम मृदा और जल संधारण का ज्यादातर ध्यान देते हैं। वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और बाढ़ का भी बहुत हद तक प्रमाण कम होता है। और इकोलॉजिकल इस कारण इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। और ये एकात्मिक ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंटल को सस्टेनेबल रखने के लिए हम बहुत उसको चालना देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम वाटरशेड की जब प्लानिंग करते हैं तो उसको हम रिच टू वैली इस अप्रोच से करते हैं, और उसको डिमार्क करते हैं जिस और उसको तीन हिस्सों में हम काम करते हैं, जैसे अपर रिच ट्रीटमेंट, मिडल रिच ट्रीटमेंट और लोअर रिच ट्रीटमेंट। और इस प्लानिंग करने के लिए हम दोस्तों हमको कुछ डेटा लेना पड़ता है, और वो डेटा हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमको कुछ डेटा कलेक्ट करना है तो हम पीआरए टूल्स अप्लाई करते हैं, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। इस टूल में हम दोस्तों ऐसा देखते हैं कि जो गांव की जो वहाँ की जो स्थिति है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे हम ले सके, कि गांव में पानी कितना आता है, वहाँ के कितने हाउस होल्ड है, उनको पानी कितना लगता है, ये सब हम इसका मैपिंग करते हैं। सोशल मैपिंग से हम वहाँ की जरूरतें समझते हैं, और वहां से हम पीआरए लोगों का जो सहभाग है वो लेके हम पीआरए करते हैं। और वहां पे फिर जो रिसोर्सेस है उसका भी मैपिंग करते हैं, जैसे वहां पे कितने झरने हैं, कितने नदियां हैं, पानी कितना बहता है, कितना स्टोर करना है, इसका डेटा हम रिसोर्स मैपिंग से लेते हैं। बाद में हम लोगों वहाँ की हिस्ट्री भी जानते हैं, पिछले 10-15 साल में वहाँ पे कितना बारिश कब कब गिरी, कौन से महीने में ज्यादा गिरी, कम गिरी, अकाल कौन से महीने में गिरा, ये सब हिस्ट्री हम जानते हैं। और बाद में सब लोगों के साथ हम ट्रांजिट वॉक करते हैं, जिस कारण हम वो एरिया का पूरा एरिया का मुआयना कर सके, और हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सके। जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो दोस्तों हम आगे की स्टेप करते हैं। नेक्स्ट, तो आगे हम डीपीआर सर्वे करते हैं। ये डीपीआर सर्वे भी हम सोशल इकोनॉमिक सर्वे और टेक्निकल सर्वे इस तहत करते हैं। हम सोशल इकोनॉमिक सर्वे में डेमोग्राफिक डिटेल लेते हैं, और डीपीआर में हम जो टेक्निकल सर्वे करते हैं उसमें भी एरिया लाइन ट्रीटमेंट और टेक्निकल सर्वे के लिए ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, ऐसे दो स्तरों में उसका विभागनी करते हैं। एरिया लाइन ट्रीटमेंट में कुछ जो भी वाटरशेड का काम करते हैं उसका मुआयना करते हैं, और ड्रेनेज लाइन का भी अच्छे से टेक्निकल सर्वे करते हैं। नेक्स्ट, हम वाटरशेड को रिच टू वैली अप्रोच से ही काम करते हैं, पहले ऊंचाई के स्तर से ही हम काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, वाटरशेड स्ट्रक्चर में जब हम एरिया ट्रीटमेंट करते हैं वहां पे कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और विजिटिव मेजर्स को हम प्राधान्य देते हैं। नेक्स्ट, हम पहले एरिया लाइन ट्रीटमेंट में कंपार्टमेंट बंडिंग करती है। एक कंपार्टमेंट बंडिंग एक बांध की तरह होती है, जहाँ पे वाटर भी स्टोर होता है और सॉइल भी स्टोर होती है। जो सॉइल एरोजन होता है वो भी बहुत हद तक रुकता है, और जो किसान अपनी खाद देते हैं वो खाद भी बह नहीं जाती है। ये भी वहाँ पे अच्छे से किसान के लिए वो बेनिफिट होता है। नेक्स्ट, बाद में हम ये कंपार्टमेंट बंडिंग के बाद कंटिन्यूस कंट्रोल ट्रेंचेस 1 बाय 1 मीटर का ट्रेंचेस करते हैं, जिसमें अच्छे से पानी भी ठहरता है और वहां पे मिट्टी भी ठहरती है। नेक्स्ट, जो सीसीटी होती है वहां पे हम जो माता होता है वहां से हम उसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पे सीसीटी नहीं होती है, जो एरिया में बहुत बारिश होती है, 3,000 मीटर से मिलीमीटर से आगे बारिश होती है, वहां पे हम टेरेस फार्मिंग का काम करते हैं। इस टेरेस फार्मिंग में
धान का पिक बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट। जो सीसीटी होती है, मजगी होती है, वहां पे जो गली होती है उसमें हम बोल्डर की सहायता से हम वो 1 मीटर का बांध बनाते हैं, और ये भी सीरीज में होता है। एक एक सीरीज में वहां पे हम सॉइल एरोजन और वाटर एरोजन का काम करते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ। अब बाद में जहाँ पे बोल्डर उपलब्ध नहीं होते हैं, ज्यादा पत्थर नहीं होते, वहां पे हम अर्धन स्ट्रक्चर करते हैं, और ये अर्धन स्ट्रक्चर में हम सॉइल एरोजन और वाटर का कंजर्वेशन का काम होता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जहाँ पे नाले की हाइट ज्यादा होती है वहां पे हम माटी नाला बांध देते हैं। बाद में नाटी माला बांध में सॉइल एरोजन और वाटर कंजर्वेशन का भी काम होता है। उसके बाद हम डाइवर्जन डैम देते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिलता है वहां पे पानी हम रोकते हैं, और वहां पे गेट दे के ग्रेविटेशनल फोर्स से बिना इलेक्ट्रिसिटी हम खेतों को पानी रबी सीजन में देते हैं, और ये फार्मर की बहुत डिमांड आती है ये डाइवर्जन डैम के लिए। नेक्स्ट। उसके बाद हम ये सीमेंट बांध का काम करते हैं, जिसमें पानी बहुत अच्छे से ठहरता है। ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पानी स्टोरेज होता है, ग्राउंड रिचार्ज भी बहुत अच्छा होता है। और ये काम करने के लिए हम आजू बाजू के जो कुएं हैं उनको भी बहुत हद तक रिचार्ज करते हैं। नेक्स्ट। इंडिविजुअल फार्मर को फार्म पाउंड देते हैं, जिस कारण बारिश का पानी वो रोक के रखते हैं, और जब भी बारिश खत्म होती है तो ये पानी वो उनका जो हॉर्टिकल्चर होता है और बाकी के जो रबी सीजन के क्रॉप होते हैं उनको हम देते हैं। नेक्स्ट। दोस्तों ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे रिचार्ज स्टाफ हो, वीर का पुनर्भरण हो, बोर का पुनर्भरण हो, भूमिगत बंदर हो। ऐसे बहुत सारे नाले में ही कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे बहुत बड़ा ग्राउंड वाटर वाटर रिचार्ज होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि 1000 फीट तक जहाँ पे ग्राउंड फीट वाटर टेबल गई है उसको हम 50 फीट तक ला सकते हैं। नेक्स्ट। दोस्तों आपके सामने वाटरशेड के जो जो काम होते हैं उसका लाइव फोटो है, जो हमने वाटरशेड किए उसका ये लाइव फोटो है, जहाँ पे वेल रिचार्ज बहुत हद तक हुई है, और वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज बहुत अच्छा सा हुआ है। बहुत पानी वहाँ पे मिला है, ऊपर नीचे से सब स्तर पर पानी वहाँ पे ग्राउंड वाटर से आया है। नेक्स्ट। अभी हम देख सकते हैं जो भी कुएं हैं उनको जैसे परकोलेशन होके पानी आता है तो बहुत स्वच्छ पानी दिखता है। इसका रिजल्ट ये कुएं जो है जो मार्च अप्रैल में भी भरे रहते हैं, और उस कारण वहां का जो हॉर्टिकल्चर एकदम बंद हो गया है। कुछ गांव में तो 2 हेक्टर 3 हेक्टर ही हॉर्टिकल्चर बचा है, वहां पे 200 हेक्टर तक हॉर्टिकल्चर बढ़ा है। इस कारण वहां पे जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। जो लोग रेनफीड पे डिपेंड है वो चेंज होके हॉर्टिकल्चर कम से कम रबी क्रॉप ये लेने लगे हैं, और पानी के कारण वहां का लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी भी लोगों को बहुत हद तक बढ़ी है। नेक्स्ट। दोस्तों वाटरशेड एक सस्टेनेबल फ्यूचर है, जहां से हम एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, एफोरेस्टेशन इसको हम बढ़ावा देते हैं, और ये पॉजिटिव थॉट के साथ हम इन्वायरमेंट को और जब को पूरी दुनिया को हम बदलने की सोच रखते हैं। नेक्स्ट। दोस्तों हमारा जो वाटरशेड है ये 5E मिशन के तहत जो ईयर स्टैंडर्ड है 6, 11, 12, 13, 17 ये फोकस करता है एनवायरमेंट, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी के लिए, और हम इस तरह वाटरशेड को 5E मिशन के तहत कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट। यहाँ पर मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देता हूँ। मैं सभी साथियों का और एमसीएल के मैनेजमेंट का इस मंच पर मुझे प्रस्तुति करने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। सेशन का अगला चरण जिसका आप सब साथी बेहद इंतजार कर रहे हैं, ऐसे खास हस्ती को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। आओ स्वागत करते हैं एमसीएल के एमडी और सीईओ डॉक्टर श्याम घोलप सर का। आदरणीय श्याम सर, आपको अनुरोध है आप अपना कीमती मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। सर यह मंच आपके स्वाधीन है। धन्यवाद। थैंक यू अरविंद सर।
दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। सबसे पहले शुरुआत फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों इसमें गुड न्यूज ये है कि हमारे इन्वेस्टर्स टीम को, जो टीम यहां इंडिया में काम करती है, जिनके कंट्रोल में हमारे फंड का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन सब कुछ है, उनको उनके हेड ऑफिस से अप्रूवल क्लियरेंस मिल चुका है और जिसकी वजह से अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों इस बार मैं अभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस वक्त अभी शुरुआत होने वाली है। इस बार मैं शुरुआत होने के बाद एक स्पेशल वेबिनार का आयोजन करूंगा। भले ही वो वेबिनार सिर्फ 5 मिनट का हो, लेकिन उस 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि देखो हमने शुरुआत की है, ये आपके सामने सबूत है और अभी ये व्यवस्था, ये शुरुआत रुकेगी नहीं। हाँ दोस्तों, एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होने के बाद ये व्यवस्था रुकेगी नहीं, क्योंकि हमने जो फंडिंग का इंतजाम किया है, हमने एक बिजनेस रोड मैप इन्वेस्टर्स को दिया है और उसके लिए हमने फंडिंग की अरेंजमेंट की है, जिसमें हमारे सभी उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है 5E मिशन के माध्यम से। हर एमवीपी, हर एमएसएस, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकॉल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट होंगे। और इस सभी बिजनेस रोड मैप के लिए अभी फंडिंग का इंतजाम हमने किया। तो इसलिए अभी डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे शुरुआत होगी वैसे वो ये एक परमानेंट व्यवस्था रहेगी, जो ये इस पूरे बिजनेस रोड मैप जब तक पूरा नहीं होता तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि एक बार हमने ये बिजनेसेस सगळे सब एग्जीक्यूट किए, इसके रेवेन्यूज की शुरुआत कर दी, उसके बाद इमीडिएटली हम अगले नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये फंडिंग एक डेट फंडिंग है, एक कर्जा है जो काम करके बिजनेस करके हमें चुकाना है। लेकिन ये लोग वो पैसा चुकाने की राह नहीं देखेंगे। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम जो कमिट कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि नहीं। और एक बार हमने कर दिया तो ऐसा समझिए कि हमें पूरी जिंदगी कहीं फंडिंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इतनी कैपेबल, इतनी बड़ी ये इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले तो आज की तारीख में ये सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरतमंद ऐसे सेक्टर है और ऐसे सेक्टर में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है एमसीएल। और इसलिए आने वाले दिनों में हमारा जितना भी पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल होने तक भी वो सब फंडिंग कर सकते हैं, ऐसा उनका काम होगा। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ फंडिंग का नहीं होगा, लेकिन उसके साथ बिजनेस करने के लिए व्यवस्थाओं की भी शुरुआत हम करेंगे। वो ऑफिस हो, स्टाफ हो, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, तो इसके साथ शुरुआत करके सबसे महत्वपूर्ण जमीन, सबसे फोकस चीज जो हमें करनी है वो होगा बिजनेस। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने की हम कोशिश करेंगे और ये फंडिंग का इश्यू अभी इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा दोस्तों। लेकिन इस फंडिंग के पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारी साथ दी, हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि एक बार इस बिजनेस की शुरुआत हुई तो हम उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। ख्याल नहीं रखेंगे, उनके बिजनेस इतने अच्छी तरह से इतने लेवल तक लेके जाएंगे कि उनके आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छा करियर, समाज में एक अच्छी पोजीशन उनकी बने। और दोस्तों हमें इस नए वर्ष में एक नए पर्व की शुरुआत करनी है, एक नए क्रांति की शुरुआत करनी है। जो क्रांति होगी इस दुनिया को बचाने के लिए, जो क्रांति होगी ये क्लाइमेट चेंज, ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाने के लिए, ये क्रांति होगी ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए। दोस्तों क्रांति ही करनी पड़ेगी, लेकिन क्रांति हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे बाकी के लोग करते हैं। कोई मोर्चा जुलूस नहीं निकालेंगे, हम बिजनेस ही करेंगे, लेकिन क्रांति के जैसे करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करेंगे कृषि आधारित चीजों के साथ। इस साल हम दुनिया को दिखा देंगे कि हर वो चीज, हर वो जरूरत जो हमें लगती है और जो तेल से आज हम पूरी कर सकते हैं, उसको पूरी तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसी चीजों के साथ, ऐसी वस्तुओं के साथ जो खेतों से आएगी, जिसके लिए रॉ मटेरियल हमारा किसान तैयार करेगा और जो हमारी जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से पूरा भी करेगी और इस प्रकृति का ख्याल भी रखेगी। और वही होगा सही रास्ता सस्टेनेबिलिटी का।
और ये होगा एक क्रांति के माध्यम से। और ये क्रांति करेंगे लोग, ये क्रांति करेंगे उपभोक्ता, और वो मंच होगा एमसीएल का, और इसकी शुरुआत होगी अब। दोस्तों, हम जो बिजनेस करेंगे उसके बेसिकली 2 फेजेस होंगे। पहला जो फेज होगा ना, वो 3 साल का फेज होगा, जिसपे हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि हम लोगों को एम्पावर कर पाए, हम लोगों को सक्षम कर पाए। दोस्तों, अगर इस दुनिया को इस क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, लोग। जब तक लोग एक नहीं होते एक मंच के ऊपर और इस दिशा में काम नहीं करते, तब तक हम इस संकट से इस दुनिया को मुक्त नहीं कर सकते। और इसीलिए पहले 3 साल हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स, लोगों की चीजें दूर हो, लोग एम्पावर हो, सक्षम हो, और इस दिशा में काम करें। पहले 3 साल में बिजनेस अब इसलिए करेंगे ताकि हम जिस क्षेत्र में 5E मिशन की शुरुआत की है, उस क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को, हर एक जरूरतमंद व्यक्ति को हम 100% रोजगार का निर्माण करें। महिला हो, पुरुष हो, अपंग हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करना चाहता है तो उसको अपने गांव में, अपने क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। इसलिए हम बिजनेस करेंगे। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि किसानों को अपने फसल के सही दाम मिले। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि उस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक तरक्की की शुरुआत हो जाए। हम बिजनेस इसलिए करेंगे ताकि वह क्षेत्र ऊर्जा में स्वयंपूर्ण हो। तो पहले 3 साल जो बिजनेस हम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए करेंगे। ये हर 5,000 परिवारों के लिए हम 5E मिशन की शुरुआत करेंगे, और उस 5,000 परिवारों को सही तरीके से एम्पावर करने के लिए हम बिजनेस करेंगे। और ये 3 साल होने के बाद जो अगला फेज होगा वो होगा हमारे बिजनेस के पोटेंशियल का। फिर वो फेज होगा कि जिसमें हर एक ग्राम पंचायत में हमें एमसीएनजी और एमकोल की प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है। वो फेज होगा कि जिसमें भारत हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी अलग अलग सेक्टर्स में जितना मैक्सिमम कर सकता है उसके ऊपर फोकस करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अभी जो पहले 3 साल काम करने, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के लिए करना है। और दोस्तों, इसके लिए इस 3 साल में क्या काम करना है, कौन सा बिजनेस रोड मैप होगा, कौन से वो काम या बिजनेसेस होंगे जो हम एकदम इमीडिएटली शुरुआत कर सकते हैं, कौन से वो है जो 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, इसके लिए एक प्रॉपर बिजनेस रोड मैप हमें बनाना होगा, हम बनाएंगे। और वो बिजनेस रोड मैप हम एक जगह बैठ के हमारे ऑफिस में नहीं बनाएंगे, तो वो बिजनेस रोड मैप लोगों के साथ मिलकर हम बनाएंगे। जिस क्षेत्र के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें से कम 60% लोग, 60% परिवार हमारे साथ हो उस मिशन में। और वो परिवार ऑफकोर्स उनके जरूरत के लिए हमारे साथ आए और इस मिशन में शामिल हो, उनके रोजगार के लिए, खेती के लिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए वो आए। लेकिन उनके साथ मिलके हम ये बिजनेस रोड मैप बनाएंगे ताकि हमको ये पता बेहतर चलेगा कि वहां कौन से रिसोर्सेस है जिनके माध्यम से इमीडिएटली किसी प्रोडक्ट का ऐसे निर्माण कर सकते हैं कि जिसे इमीडिएटली मार्केट में डिमांड हो। किसान आज वहां क्या खेती करता है, कौन सा रॉ मटेरियल तैयार करता है और कौन सी खेती और बेहतर कर सकता है। एक तो आज जो रॉ मटेरियल तैयार कर सकता है उससे क्या बिजनेस कर सकते हैं, और कौन सी खेती कर सकता है कि जिससे और बेहतर उसे बिजनेस या मुनाफा हो। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें हम लोगों के साथ मिलकर तैयार करेंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये 60% लोग है ना, ऐसा समझे कि 5,000 परिवार में से 3,000 परिवार हमारे साथ हो। दोस्तों, 3,000 परिवारों की आज की जो जरूरत है, ये अमीर चाहिए ऐसी कोई बात नहीं, एकदम सादे सिंपल अपने गरीब भी अगर परिवार हो तो भी चले, लेकिन उनकी जो आज की जरूरतें हैं हर दिन की, अगर वो भी हम अपने इस बिजनेस के माध्यम से पूरी करें, उसी गांव में तैयार करके उनको दे, तभी फिर भी हम उनके ये सभी जो सामाजिक हमारे लक्ष्य है, ये रोजगार, ये किसानों के लिए, खेती के लिए, महिलाओं के लिए जो सामाजिक जो हमारे लक्ष्य हम पूरे करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने एक आर्थिक लक्ष्य भी रखा है। हो सकता है कि 5,000 परिवारों के लिए जो काम रोजगार के लिए, किसानों के लिए करना है, वो करने के लिए हम सिर्फ 50-60 करोड़ का टर्नओवर करें तो भी पूरे हो सकते हैं। ये सामाजिक लक्ष्य 50-60 करोड़ के टर्नओवर में भी पूरे हो सकते हैं, क्योंकि 100 करोड़ का टर्नओवर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टर्नओवर है, एक बहुत बड़ा बिजनेस। तो हो सकता है कि उससे काफी कम बिजनेस करने के साथ ही हम ये सभी सामाजिक लक्ष्य को पूरा करें।
लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो लक्ष्य है, वो सिर्फ इतना नहीं है। हमें उसी के साथ हर एक 5,000 परिवार के लेवल पे 100 करोड़ का टर्नओवर करना ही करना है 3 साल में। किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी आदिवासी एरिया में, पहाड़ों वाले इलाके में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हर एक सेंटर के ऊपर हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना ही है। और जो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे लोग, ऐसे स्किल्स हमारे पास है, भारत में है। लेकिन इसकी जरूरत क्या, मैं आपको बोलता हूँ, इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। इसकी जरूरत यह है कि आज हर एक चीज तेल से तैयार हो रही है। इतनी खतरनाक वे में, इतनी बुरी तरह से ये संकट बढ़ता जा रहा है, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी चीजें आज तेल से हो रही है जो इस समाज को, इस दुनिया को बहुत नष्ट करने की राह पर लेके जा रही है। और हमें रोकना होगा इसको रोकना होगा, ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना होगा, तभी जाके दुनिया को संकट से बचा पाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल है ना, आप सुन के आश्चर्य करो, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 2 दिन पहले, महाराष्ट्र में एक जगह पे, पुणे, महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है उसके पास में एक छोटा सा टाउन है जेजुरी करके। वहां एक भगवान का मंदिर है, खंडोबा जिसे कहते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सारे लोग वहां आते हैं। महाराष्ट्र में इस बार चुनाव का माहौल है। कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले एक इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ। और वो जो डिक्लेरेशन होने के बाद, नतीजे आने के बाद, जो विजयी उम्मीदवार है वो अपनी एक यात्रा लेके उस मंदिर में गए। और वहां एक परंपरा है कि उस परंपरा में उस मंदिर की जगह एक हल्दी को उड़ाया जाता है, जिसे भंडारा कहते हैं। तो हल्दी को उड़ाया जाता है और वो नॉर्मल है, जो भी वहां जाता है वो हल्दी को उड़ाता है और वो सभी करता है। तो वैसे ही ये विजयी उम्मीदवार, नगराध्यक्ष, अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां गए, मंदिर में एंट्री कर रहे थे। और वहां एक महिला भी थी, उनके हाथ में एक छोटी सी थाली भी थी और छोटा सा दिया भी था, जिस दिए से ऑफकोर्स वो उम्मीदवारों को भी और भगवान को भी पूछते हैं सब। तो दोस्तों, जैसे उन्होंने मंदिर में शुरुआत कर रहे थे, तो सभी जगह से फिर वो ऊपर से वो हल्दी की शुरुआत हो गई। और जैसे उन्होंने हल्दी को उड़ाया, भंडारा बोलते हैं उसको उड़ाया, वैसे ही बहुत बड़ी आग भड़की। इतनी बड़ी आग भड़की कि उसकी वजह से 16 व्यक्ति उसमें जख्मी हो गए, जिनको इमीडिएटली अस्पताल लेके जाना पड़ा। और उसमें ये नगराध्यक्ष भी थे। कहां से आई आग, किसको लगी आग? तो ये आग लगी हल्दी को, क्योंकि ये हल्दी उससे तैयार हुई थी जिससे हम पेट्रोल डीजल बनाते हैं। ये हल्दी उससे तैयार हुई है, वो है क्रूड ऑयल। यानी जो आइडियली ये हल्दी खेतों से आनी चाहिए, उस वनस्पति से आनी चाहिए, वो क्रूड ऑयल से बन रही है। और ये हल्दी तो चलो हम उड़ा रहे हैं इधर। आप सोचिए, लाखों परिवार ये हल्दी खाते रहेंगे। और ये तो हमारे सामने इंसिडेंस हुआ कि हल्दी जली, हल्दी से आग लगी और ये सब कुछ हुआ, और हल्दी पेट्रोकेमिकल से और तेल से बनी हमारे सामने आया। लेकिन ऐसी कितनी सारी चीजें होगी जो ये पेट्रोकेमिकल बनाते होंगे, कितनी सारी चीजें, और कितना बुरा असर सेहत पे, पर्यावरण पे होता होगा। लोगों को कितनी सारी बीमारियां होती होगी, और ये हमारे आंखों के सामने। और इसलिए इस चीजों को रोकना पड़ेगा। हम सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीजें आज तेल से बन रही है और पूरे इस पर्यावरण को खत्म कर रही है। लेकिन देखिए, आज ये संकट पूरी दुनिया के सामने है। और जिनको धंधा करना है, जिनको बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, इस तरह से चीजें बना रहे हैं। और हमें इसको रोक के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे लेके जाना पड़ेगा। हर वो चीज जो प्रकृति ने बनाई है वनस्पति से और खेतों से, वो वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इस सोल्यूशन में हमें, हमारे लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे अवसर का निर्माण होने वाला है। प्रॉब्लम, संकट है, लेकिन इस संकट में बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी का भी जन्म होने वाला है। कई सारे बिजनेसेस की शुरुआत होने वाली है। और दोस्तों, ऐसे ही एक मैं आपको बोलता हूं, जो संकट पूरी दुनिया में बहुत गहरा है, बहुत गहरा। ये हल्दी का तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन ऐसा संकट जिसके लिए यूनाइटेड नेशन ने इस साल को भी घोषित किया है कि इस साल जो थीम है वो है प्लास्टिक के पोल्यूशन के ऊपर ही है, एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन। आज ये 2025 है, 2024 के पहले 2023 था। उस टाइम भी यूनाइटेड नेशन ने प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर ही थीम रखी थी। और जब किसी यूनाइटेड नेशन कोई थीम रखता है, इसका मतलब उस साल पूरी दुनिया उस विषय पे काम करती। तो इस साल भी पूरी दुनिया किसके ऊपर काम कर रही थी? तो प्लास्टिक फ्री रीजन, प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर हम अपनी 5E मिशन के केंद्र के ऊपर
इस प्लास्टिक से वो एक एक अपना पहला लक्ष्य रखे कि हमें इस क्षेत्र को प्लास्टिक से आजाद करना है, प्लास्टिक से मुक्त करना है, प्लास्टिक को एलिमिनेट करना है। दोस्तों इससे भी कई सारी चीजें हम कर पाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लास्टिक हमारे देश में, पूरी दुनिया में वैसे, लेकिन हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो हवा वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। दिल्ली पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे प्रदूषित ऐसा शहर बन चुका है, और आज नहीं कई सालों से अभी चल रहा है। लेकिन बात अभी दिल्ली तक नहीं रही। आप देखेंगे कि तो मुंबई हो, बड़े बड़े शहर से लेकर छोटे छोटे टाउन तक, हर जगह वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, इतनी सारी बीमारियां हर दिन आप देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर बार गवर्नमेंट्स को बता रही है कि क्या कर रहे हैं। और इसका प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण की जिसकी वजह से बीमारियां इतनी सारी बढ़ रही है, वो है प्लास्टिक। क्योंकि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है कचरे का जलना। हर दिन जो कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ना, एक कचरे के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यूस इस कचरे के पहाड़ के ऊपर आग लगती है। तो आप देखेंगे हर जगह है ये सेम सीन, हर हर शहर में है। लेकिन उसी के साथ साथ शहरों में जो छोटी छोटी जगह पे जो कचरे को इकट्ठा किया जाता है, हर दिन उसको जलाया जाता है। इकट्ठा किया, कचरे को जला। ये जब करते हैं तो क्या जलता है पता है? ये कचरा यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो, और मैक्सिमम चीजें जो बन रही है प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक जल रहा है, प्लास्टिक। और इस प्लास्टिक की वजह से ये हवा में जो पोल्यूशन या पोल्यूटेंट हम बोलते हैं, वो है इस प्लास्टिक के स्मॉल स्मॉल सूक्ष्म कण, सूक्ष्म पार्टिकल्स। ये PM10, PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से भी छोटे, इतने छोटे हैं कि हम सांस लेने के साथ वो हवा से आते, वो आंख से तो दिख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी एकदम कम दिख सकते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ हमारे इस लंग के द्वारा वो खून में है। अभी आज जिस शहर में हम रह रहे हैं, हमारे खून में आज की तारीख में प्लास्टिक है। इतना बढ़ रहा है प्लास्टिक, वो प्लास्टिक ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। ये प्लास्टिक की वजह से ये कैंसर हो रहे हैं, ऐसी कई सारी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, कई सारी बीमारियां हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है प्लास्टिक। छोटे बच्चे के प्लासेंटा तक निकला है प्लास्टिक। तो इतना इतना खतरनाक, इतना भयंकर है प्लास्टिक। कई सारे ऐसे यंग युवा जो कोई भी शौक नहीं करते, ना स्मोकिंग ना बाकी कुछ, फिर भी उनको यंग एज में हार्ट अटैक आ रही है, इनकी वजह है ये प्लास्टिक। तो दोस्तों लेकिन हमें इस प्लास्टिक को एलिमिनेट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सामाजिक जरूरत है, और मुझे लगता है हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी के साथ जब ये करेंगे ना, तो बहुत बड़ा बिजनेस भी करेंगे। एक बिजनेस का अवसर भी है इस प्लास्टिक को एलिमिनेट करना। तो बिजनेस अगर देखेंगे कि हम कितना बिजनेस कर सकते हैं, अगर हम ठान ले कि हमारे हर एक 5E मिशन सेंटर को हम प्लास्टिक से एलिमिनेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो बैग्स, छोटे छोटे बैग से लेके कई सारे बड़े बड़े जो बैग्स लगते हैं, सब प्लास्टिक से बनते हैं मैक्सिमम। अगर हम उसको रिप्लेस करने की सोचे, कोई ब्लैक नहीं बनेगा, तो हम अपने लेवल पे उस सेंटर के ऊपर अगर कपड़ों के, कागज के या जूट के ऐसे बैग्स बनाए, तो इटसेल्फ एक बहुत अच्छा ऐसा बिजनेस बनेगा, जिसको महिला बचत गट तैयार करेंगे और जो हम बेचेंगे, और एक अच्छा रेवेन्यू इससे शुरुआत हो सकती है। उसी के साथ साथ आज ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है। हर चीज आप ऑनलाइन मंगाते हो तो वो किसी ना किसी पैकेज के साथ आती है, और वो पैकेजिंग मटेरियल मैक्सिमम टाइप पे प्लास्टिक होता है। तो हमारी वहां के क्षेत्र की भी जरूरत अगर आप देखेंगे पैकेजिंग की, और उसको अगर रिप्लेस करने की सोचेंगे इस सस्टेनेबल चीजों के साथ, तो भी बहुत सारे अवसर, एक अच्छा खासा बिजनेस हम तैयार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पानी की बोतल, 1 लीटर से लेके आधा लीटर, 200 ml, और एक साथ बहुत सारे पानी की बोतल, 1-1 लीटर के 5-6 घर के लिए। आप कहीं जा रहे हैं और पानी पानी पिया, बोतल फेंकी, और सब बोतल रिसाइकल नहीं होते, हम देखते हैं हमारे सामने सब चीजें। क्या जरूरत है? इसको 100% रिप्लेस कर सकते हैं। 20 रुपए की पानी की बोतल 1 रुपए की 1 लीटर की आती है। वैसे ही अगर हम अपने लेवल पे तैयार करें, तो वही 1 लीटर की कांच की बोतल, जिसका ढक्कन एक तो पतरे का होगा, नहीं तो वुड का होगा, वो हम 40 रुपए में बेच सकते हैं। और वो 40 रुपए में बेचने के बाद
ग्राहकों को सिर्फ रिसाइकल करने के लिए कई सारे सेंटर्स रिसाइकल के चालू कर सकते हैं, जहां से 5 रुपए में 1 लीटर का पानी उनको रिसाइकल करके यानी भर के मिलेगा। और वो ऐसा पानी होगा जो हाई पीएच का होगा, अल्कलाइन वाटर मिलेगा। ये अल्कलाइन वाटर कैसे तैयार कर सकते हैं हमको पता है, उसके कई सारे अभी बिजनेस मॉडल्स हैं। अगर ऐसा करें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये प्लास्टिक की और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम कर पाए समाज के लिए, लेकिन अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे। ये हम डिसेंट्रलाइज वे में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप घर में, आप अपने घर में देखिए कौन सी जो चीजें हैं जो प्लास्टिक से बनती है। मैक्सिमम चीजें आज की तारीख में प्लास्टिक से बनती है, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। अपने घर में भी जो कई सारे बर्तन होते हैं, क्यों ना मिट्टी के बर्तन हमेशा एक तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, और लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं, कभी भी गिर सकते हैं, फूट सकते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है। सालों से हम मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, सालों से हम पीने के पानी रखने के लिए मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होता कि हमेशा बार बार फूटता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी बार हम उसको रिप्लेस करते हैं ना, उसके कम समय में हम प्लास्टिक की चीजें रिप्लेस करते हैं। लेकिन वो मिट्टी का बर्तन फूटा तो भी चलेगा, लेकिन ये जहर है जो घर में रख रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर हम सूक्ष्म उसकी डिटेलिंग करें तो हमें पता चलेगा कि कितने सारी चीजें हैं जो हम लोकली तैयार कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें हम लोकली, सिंपल चीजें हो सकती है, साबुन रखने वाली जगह हो सकती है, वो बहुत सारी चीजें हैं, स्टोरेजेस है, जो घर को लगती है, ऐसी चीजें जो आसानी से हम सस्टेनेबल वे में तैयार कर सकते हैं और उससे एक अच्छा मुनाफा, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। पेन, हर पेन प्लास्टिक का होता है, आपको तो पता है, सिंपल। लेकिन वही सिंपल पेन, 10 रुपए का पेन, हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें प्लास्टिक नहीं होगा, वो कागज से उससे बनेगा। अभी ये जो पेन आप देख रहे हैं ना, वो 10 रुपए का, 10 रुपए के एमआरपी है, और इसका भी हम लोग लोकल लेवल पे इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी कुछ बड़ा नहीं। अभी ब्रश कंपलसरी ना ऑलमोस्ट हर घर में, ये हम प्लास्टिक को छोड़ के ये बांबू के, वुड के बना सकते हैं। यानी कई सारे, अभी ये कोम देखिए आप, हमें ऐसा लगता है कि प्लास्टिक, ऑलमोस्ट सब कुछ ये प्लास्टिक का है। आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इस बांबू के कोमेस के साथ। और आपको ये इनिशियली लगेगा कि कैसे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। सिर्फ 7 दिन में आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतर है, प्लास्टिक कितना अच्छा है आपके बालों के लिए और स्किन के लिए। टॉयज, ऑलमोस्ट हर जगह जो खिलौने मिलते हैं वो प्लास्टिक के ही होते हैं, और मैक्सिमम इंपोर्टेड होते हैं फ्रॉम चाइना, पूरे जो जो कारोबार है। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में ऐसे स्पेशलिस्ट लोग हैं कि जो इस लकड़ी के बहुत ही सुंदर ऐसे खिलौने बनाते हैं, और सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भी। तो बहुत कुछ, और ऐसे नहीं कि हमें बहुत महंगी महंगी चीजें तैयार करनी है, बेचनी है, बहुत ज्यादा जो महंगे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसी चीजें करनी है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही आम चीजें हैं जो हम तैयार कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और जब लिस्ट तैयार करेंगे ना हम अपने लेवल पे, तो भी आप देखेंगे कि कितने सारे अवसर तैयार होंगे। और दूसरी बात क्या है कि जब हम अपने जगह, अपने तहसील में अपने लोगों के ऊपर खर्च करेंगे ना पैसे, या उनको कमा के देंगे, सॉरी, तो उससे हमारे समाज की भी जीडीपी बढ़ेगी। पूरी दुनिया में जितने भी लोग, जितना भी कोई भी आदमी व्यक्ति कमाता है, 90% वो उसको खर्च करता है, 10% रखता है, ऐसा ऑन एन वर्ल्ड एवरेज है। 90% खर्च जब करता है अलग अलग लेवल पे, तो उसकी वजह से 9 गुना इतनी जीडीपी या समाज का इनकम बढ़ता है। तो ऐसा सोचिए, आज की तारीख में प्लास्टिक की मैक्सिमम चीजें चाइना से आ रही है, या कोई कॉर्पोरेट भी अगर तैयार करके यहाँ बेच रहे हैं, तो अगर हम लोग 100 रुपए खर्च करते हैं उसके ऊपर, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलर है, जो दुकान में लेके बैठा है और बेच रहा है, उसको 30-40 रुपए मिलेंगे। जो कॉर्पोरेट, जो चाइनीज कंपनी है, उसको वो 60 से 70 रुपए मिलेंगे। तो चाइना वाले उस 60 से 70 रुपए से, 630 रुपए से लेके 540 रुपए का जीडीपी अपने देश के लिए बना रहे हैं, या मेरा आदमी कोई बना रहा है। जो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं, वो 30 से 40 रुपए से 270 से लेके 360 रुपए का जीडीपी बना रहे हैं। और बाकी लोगों को तो कुछ नहीं मिल रहा है उसकी वजह से, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ना कुछ कुछ थोड़े से लोग हैं जो ज्यादा अमीर हो रहे हैं, इंपोर्ट कम लोग ज्यादा कर रहे हैं, डिपेंडेंसी बढ़ रही है। लेकिन वही अगर 100 रुपए हम अपने गांव में बने हुए किसी प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करें,
महिला बचत गठों ने किया हुआ या युवाओं ने किया होगा, तो उस 100 रुपए में से उस 100 की वजह से 900 रुपए की जीडीपी हम तैयार करेंगे, 9 गुना। कई सारे लोगों को रोजगार मिलेंगे, कई सारे लोग हैं जो उसकी वजह से उनके घर चलेंगे, और इंपोर्ट का तो कोई सवाल ही नहीं होता, तो हमारी जीडीपी बहुत बेहतर होगी। तो दोस्तों, जब हम ये मैंने सिर्फ आज प्लास्टिक का एग्जांपल आपको दी, लेकिन इसके माध्यम से अगर हम कई सारे बिजनेस की शुरुआत करते हैं जो, और वो पैसे जब लोगों के हाथ में आएंगे तो वो भी अलग अलग लेवल पे खर्च करेंगे, और जब वो अलग अलग लेवल पे खर्च करेंगे तो एमसीएल हो सकता है कि अलग अलग लेवल पे उस व्यवसाय में लोगों की मदद करे। यानी सिंपल है सर्विसेज। देखिए, जैसे आप पैसे बढ़ेंगे थोड़ा सा, आप हो सकता है कि आप कपड़े अच्छे ले, जूते अच्छे ले। आज ये जमाना है कि ऑनलाइन सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलते, ऑनलाइन आपको सर्विसेज भी मिलती। ऑनलाइन आप बुला सकते हो, नाई आएगा और आपके बाल कट के चला जाएगा, ब्यूटिशियन कोई आएगी वो करेगी चली जाएगी, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, दर्जी हो। हमारे ही गांव के जो ऐसे लोग हैं जो ये काम करना अच्छी तरह से जानते हैं, जो स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, वही उनको ही हम अगर एमसीएल के प्लेटफॉर्म तक लेके जाए तो हमारी गांव की जरूरत है, उस क्षेत्र की जरूरत है, हम अपने ही लोगों के साथ पूरी कर सकते हैं ना। और दोस्तों, ये करना है। और ये जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ नया नहीं काम कर रही है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ये तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा हमारी संस्कृति रही है। हमारा गांव हमेशा स्वयं पूर्ण था, जो भी जरूरत गांव की होती तो वो गांव में ही पूरी होती थी। इसलिए हम जो कर रहे हैं कि 5,000 परिवारों के लिए हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम लोग। इतने सारे लेवल पे जब आप बिजनेस करेंगे, एमसीएल के माध्यम से करेंगे, एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे करेंगे, तो 100 करोड़ का टर्नओवर बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि उतने रिसोर्सेस हमारे पास है। अगर यही चीज अमेरिका ने सोची कि वो उनको करनी है, जापान ने सोची उनको करनी है, चीन को करनी है, तो वो नहीं कर सकते, वो नहीं बना सकते सब चीजें, क्योंकि नहीं है उनके पास रिसोर्सेस, नहीं है उनके पास वो मिट्टी, वो नदियां, वो सब, वो क्लाइमेट जो भारत के पास है। इसलिए हम हर एक चीज तैयार कर सकते हैं जो हमारी जरूरत है, गांव में जरूरत है और पूरी दुनिया को जरूरत है। उनके पास नहीं है कुछ, इसलिए सब कुछ तेल से बना रहे हो। तो इसलिए जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो बेसिकली हम अपने संस्कृति, जो हमारे ओरिजिनल संस्कृति, उसी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो 5E मिशन है ना दोस्तों, ये बेसिकली एक मंच है। हर 5,000 परिवारों के लिए एक मंच की हम शुरुआत कर रहे हैं, जो मंच होगा लोगों का, जहां काम करेंगे लोग। किसके लिए करेंगे? लोगों को बेहतर करने के लिए, इस प्रकृति को बेहतर करने के लिए, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए। और दोस्तों, ये जो बदलाव है ना, जो कंपलसरी है पूरी दुनिया को, ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे लेके जाना, ये जो बदलाव है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में और इस मंच के साथ, इस आंदोलन के साथ, इस नए साल में हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, और बनाएंगे। उसकी शुरुआत इस साल करेंगे। मिलकर हम अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वेबिनार इस साल का आखिरी वेबिनार है। अभी नया साल शुरू होने वाला है। वैसे तो हर एक रिलीजन में अपने हिसाब से कैलेंडर रहता है और वैसा साल शुरू होता है, लेकिन ये जो नया साल होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई भी बिजनेस करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो यही बिजनेस कैलेंडर समझा जाता है, जिसमें जैसे इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही इस्तेमाल होती है, वैसे ही बिजनेसेस के लिए ये साल अभी खत्म हो गया है और नया साल शुरू हो गया। उसके साथ में जैसे ही नया साल आता है तो कुछ नए रिजोल्यूशंस आते हैं, कुछ हमेशा अपने पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे हम कुछ रिजोल्यूशंस बनाते हैं, जो कि रिजोल्यूशंस कुछ महीने तक रहते हैं, दिनों तक रहते हैं, मैक्सिमम कुछ साल तक रहते हैं। लेकिन एमसीएल के जो रिजोल्यूशंस है, जो साल से भी ज्यादा, कई सदियों तक रहेंगे, वो एक उद्देश्य बन जाता है, वो एक पर्पस बन जाता है। इस साल में, बिजनेस साल में, एमसीएल का ये जो है, ये पर्पस रहेगा
कि एमसीएल अभी ऐसा बिजनेस करेगा जो कि भारत देश के हर एक कोने में, हर एक गांव में, हर एक घर में रहे, सिर्फ एमसीएल का नाम रहेगा और ब्रांड रहेगा। इसी के साथ में एमसीएल नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड बनेगी, लेकिन भारत देश दुनिया का पहला सस्टेनेबल इकोनॉमी कैसे बन सकता है ये भी हम दिखाएंगे। और ये हासिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के विश्वास के वजह से। आप सभी लोगों ने एमसीएल के ऊपर जो विश्वास रखा है, इसी के वजह से अभी एक नया बिजनेस ईयर पूरे एमसीएल के लिए शुरुआत होने वाला है। इसके साथ में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर श्याम सर को, जिन्होंने फिर से हमें ये राह बताया कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक मिसेस रेशमा तरे मैडम, जिन्होंने हमें सुधा मूर्ति के बारे में बताया, उनका समाज कार्य, उनका बिजनेस स्ट्रेटेजीज बताई। लेकिन एमसीएल जो काम अभी करने वाली है, उसके वजह से हर एक गांव में, हर एक तालुका में ऐसी एमसीएल, ऐसी सुधा मूर्ति जी है, वो तैयार होने की ताकत एमसीएल का बिजनेस मॉडल रखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू थैंक अरविंद जी, जिन्होंने हमें एक वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बताया, जिसकी बहुत जरूरत है। और एमसीएल के जो भी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो गए, उसमें उनका जो टेक्निकल नॉलेज रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आई वुड लाइक टू थैंक दिग्विजय पटेल सर, जिनकी एनर्जी पूरे वेबिनार में अंत तक रहती है और सेम रहती है। आई वुड लाइक टू अगेन thank the MCL backend team, जिनकी वजह से we are able to conduct this webinar. Apart from that, once again आप सभी लोगों को शतशाह नमन और एक नए बिजनेस पर्व की अभी हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Prachi ma'am. Thank you so much, Reshma ma'am. Thank you so much, Arvind sir, and thank you so much, Dr. Sham Gulab sir. And thank you, consultant, senior consultant, MSS, MVP, channel partners, and farmers, and MCL backend team. दोस्तों, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जैसे कि प्राची मैम ने कहा कि ये साल का आखिरी वेबिनार है, तो दोस्तों नए साल में नई शुरुआत के साथ, नए जोश और जुनून के साथ में एमसीएल बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। और दोस्तों काफी लोग कहते भी हैं कि अरे अब तो चीजें बदल रही हैं, अब एमसीएल में काफी चीजें बदल चुकी है। तो कहते हैं ना, कभी कभी बदलावट की जरूरत होती है, कभी कभी चेंजेस होना चाहिए। कहते हैं ना, मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वैसे ही चेंजेस मेक्स अ मैन मोर पावरफुल। तो कभी कभी कहते हैं ना कि हम कभी जंगल में चले जाएं या कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर बहुत सारे कांटे होते हैं, और कांटे होते हैं तो चलते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम कांटों से बच के चलते हैं। तो कभी कभी जब चलते रहते हैं तो कांटों से बच बच कर चलते हैं, और साथ ही साथ जब एक अपनी नजर है ना हल्की सी भी इधर उधर होती है, तो कई ऐसे ऐसी चीज से हमें चोट खानी पड़ जाती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वैसे ही दो लाइनों के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं बदल गए हैं, बदल गया है सारा चीज, तो उन लोगों के लिए, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जब खाए हैं, और तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। कि बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है, कि बुरा नहीं हूं मैं, मेरी भी कुछ कहानी है, ये जो बदला बदला सा लगता हूं मैं, ये सिर्फ अपनों की मेहरबानी है, अपनों की मेहरबानी है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, कभी कभी हम बोलते बहुत ज्यादा तरीके से बोलते हैं, और कभी कभी हम गुस्से में बोल देते हैं, या सीना ठोक के बोलने वाले बहुत होते हैं। तो क्या होता है ना, सीने में और जिगर में फर्क होता है कि सीना तो सबके पास होता है, सिर्फ जिगर एमसीएल वालों के पास होता है। जी हाँ दोस्तों, जिगर इसलिए मैं बात करता हूं क्योंकि जितना संघर्ष एमसीएल के हर परिवार वाले ने किया है, उतना संघर्ष किसी ने नहीं किया है। और जितनी लड़ाई एमसीएल परिवार के, एमसीएल चाहे एमएसएस हो, चाहे एमवीपी हो, चाहे किसान हो, चाहे हर व्यक्ति हो, तो हर लड़ा और डटे से खड़ा रहा, कभी गिव अप नहीं किया। और आज एमसीएल खड़ी है तो हम सबके आशीर्वाद से खड़ी है। क्यों? क्योंकि हमने अपना भरोसा बना के रखा, क्योंकि अपना हौसला बना के रखा, क्योंकि हमने हर दुआ में एमसीएल की तरक्की मांगी थी। जी हाँ दोस्तों, और हर मुसीबतों का सामना एकदम डट के किया। एक मिनट आप लोगों से यही एक कुछ कहना चाहूंगा कि आप लोगों को तो ये तो नहीं लग रहा है कि दिग्विजय इतनी बातें कर रहे हैं एमसीएल के लिए, कि दिग्विजय को एमसीएल से प्यार है या दिग्विजय को एमसीएल से लगाव है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो, मुझे एमसीएल से प्यार है, मुझे एमसीएल से लगाव है, क्योंकि हर व्यक्ति को संगठन से प्यार होना चाहिए, हर व्यक्ति को संगठन से लगाव होना जरूरी है उतना ही। क्योंकि जब जब हमने बोलते ना कि प्यार और लगाव दिखाया है, तब तक हर चीज को तरक्की ही मिली है। और साथ ही साथ जो चेहरे पे आपकी मुस्कान इस वक्त होगी, तो वो मुस्कान हर वक्त होगी, और ये एमसीएल हर चीज का समाधान देगा। और काफी लोग बहुत कोशिश करते कि हर चीज से भटक जाए, एमसीएल कैसे भी करके खड़ी ना हो पाए। काफी लोगों ने धमकी दी, काफी लोगों ने उल्टा सीधा कहा, और काफी लोगों ने यहां तक कि वेबिनार को भी फेल करने की कोशिश की, और काफी लोगों ने यहां तक मुझे भी फोन करके धमकाने की कोशिश की, वेबिनार लिया
गया तो ऐसा होगा वैसा होगा, पर आज हम डट के खड़े थे क्योंकि आज हम सफलता की ओर बढ़ चुके हैं। आज उन लोगों को डरना है जिनको लगता है कि सफलता नहीं मिलेगी। आप उन लोगों से बोलते हैं ना कि वो लोग आपसे घबराने लगे हैं, घबराना शुरू कर दिए। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 लाइनों के माध्यम से वेबिनार को अंतिम चरण की ओर पहुंचाऊंगा। बचपन की राहों में डरा मुझे क्या तू देगा, बचपन की राहों में डरा मुझे क्या तू देगा, डर के सीने पे अपना जिगर लिए मेरा एमसीएल देख लेगा, मेरा एमसीएल देख लेगा। तो दोस्तों यहीं से लेता हूं विदा, और आप लोगों को, आप सभी को, आपके और आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले साल 2026 में बहुत सारी उम्मीद के साथ और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ। तो लेता हूं यहीं से विदा और यह घोषित करता हूं आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।